हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेंसिव एजुकेशन। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को। और इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्क को, फिर एनर्जी को, और एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, और फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंत में हम एनर्जी के कुछ कमर्शियल यूनिट को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्क के डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स, अगर आप इस बड़े से रॉक पे फोर्स अप्लाई करते हैं और कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करने के बाद भी इस रॉक में, इस पत्थर में कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि इस कंडीशन में वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस रॉक में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अगर हम दूसरे ऑब्जर्वेशन में देखें तो फुटबॉल को किक करने पे ये फुटबॉल कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये फुटबॉल डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो इस कंडीशन में फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा है। अगर इसे हम एक और एग्जांपल से समझें तो अगर ये आदमी इस ट्रॉली पे फोर्स अप्लाई करता है तो ये ट्रॉली मूव करने लग जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी हम देखते हैं कि फोर्स अप्लाई करने के बाद ट्रॉली डिस्प्लेस्ड हो गया, ट्रॉली ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ भी कहेंगे कि वर्क डन हुआ है, क्योंकि ट्रॉली ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ट्रॉली में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर हम इन तीनों ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन होने के लिए दो कंडीशन नीडेड होता है। पहला, कि उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा हो, और दूसरा, उस फोर्स के अप्लाई होने पे उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा हो। अगर इन दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तब हम कहते हैं कि वर्क डन नहीं हो रहा है। और अगर हम इन दोनों कंडीशन के थ्रू वर्क को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने के बाद वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के फोर्स का मैग्नीट्यूड और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन ही वर्क डन कहलाता है। अब यहाँ पे वर्क डन को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, फोर्स को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s से डिनोट करते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Fs, और यही वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वर्क डन के पास मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं है, और हम जानते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो पर डायरेक्शन नहीं हो, तो उस तरह का फिजिकल क्वांटिटी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। अब यहाँ पे वर्क के पास भी मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वर्क भी क्या होगा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। और अगर हम वर्क के यूनिट की बात करें तो हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। इसलिए वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। और वर्क डन का एक और यूनिट होता है जिसे हम जूल कहते हैं। जूल क्या होता है स्टूडेंट, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे, तब हम कहेंगे कि हमने 1 जूल का वर्क किया है। अब वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और उस पर हम एक रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और फिर रुक जाएगा। हम देखते हैं कि जब हम इस ऑब्जेक्ट पे रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट इस रिटार्डिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है, तब उस ऑब्जेक्ट का जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव वर्क डन होता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो नेगेटिव फोर्स है, तो इसलिए हम इसे माइनस साइन से डिनोट करेंगे, माइनस साइन से दिखाएंगे। वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ F इंटू एस हो जाएगा। अब इसके अपोजिट अगर कोई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स के डायरेक्शन में मोशन करता है, तब जो वर्क डन होगा उस ऑब्जेक्ट का वो पॉजिटिव वर्क डन होगा।
क्या कहा मैंने स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे अगर हम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और उस रिटार्डिंग फोर्स के चलते वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है, तब जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा। और अगर वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में मोशन करता है, तब जो उस ऑब्जेक्ट का वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। तक हम अच्छे से समझ चुके हैं कि वर्क क्या होता है, और आप जानते हैं कि किसी भी वर्क को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। बट ये एनर्जी होता क्या है? तो फिजिक्स कहता है स्टूडेंट कि किसी भी वर्क को करने की जो हमारे अंदर कैपेसिटी होती है वही हमारा क्या कहलाता है? एनर्जी कहलाता है। यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ही क्या है? एनर्जी है। यानी अगर आप ज़्यादा वर्क करने के लिए कैपेबल है, आपके पास ज़्यादा वर्क करने की कैपेसिटी है, तो आपके पास ज़्यादा एनर्जी है। अगर आपके पास कम वर्क करने की कैपेसिटी है तो आपके अंदर कम एनर्जी है। जैसे कि स्टूडेंट, आप इस बड़े से पत्थर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप इस काम को कर पाए। अब मैं ऐसा कैसे कर पा रहा हूँ? मैं आपकी एनर्जी को कैसे मेजर कर पा रहा हूँ? आपके वर्क करने की कैपेसिटी से। आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कम एनर्जी है। बट एज्यूम कीजिए कि अगर आपकी जगह कोई स्ट्रॉन्गर पर्सन होता, कोई बॉडी बिल्डर होता, कोई सुपरमैन होता, तो वो सेम पत्थर को आसानी से डिस्प्लेस कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा एनर्जी है। तो यहाँ से क्लियर है कि किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क करने का कैपेसिटी ही उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है? एनर्जी कहलाता है। अब स्टूडेंट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो उस पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यानी जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है वो एनर्जी लूज करता है, और जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाता है वो एनर्जी गेन करता है। यानी जब हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो वो हमारा कुछ एनर्जी इस फुटबॉल पे ट्रांसफर हो जाता है। यानी हम एनर्जी लूज करते हैं और वो एनर्जी ये फुटबॉल गेन कर लेता है, जिसकी वजह से ये फुटबॉल वर्क कर पाता है, ये डिस्प्लेस्ड हो पाता है। और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ वर्क के जो एनर्जी रिलीज होने के बाद किया गया। यानी ये किसके बराबर है? एनर्जी बराबर है वर्क के। और वर्क किसके बराबर होता है स्टूडेंट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। यानी एनर्जी भी किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए भी हम वर्क के फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का ही इस्तेमाल करके हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। दोनों सेम थिंग होता है। अब एनर्जी भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए एनर्जी क्या होगा? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा, और इसका यूनिट होगा जूल। और इसका एक लार्जर यूनिट होता है जिसे किलो जूल कहते हैं। हम इस वीडियो के अंत में और भी कमर्शियल यूनिट देखेंगे एनर्जी के। यहाँ पे हम देख लेते हैं किलो जूल, और एक किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल के। अब स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्स में एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के कंबाइंड फॉर्म को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल्स की वजह से जो एनर्जी होता है उसे क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्जेस की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। उसी तरह से लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो यूनिवर्स में वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। हमें क्लास 9 में केवल मैकेनिकल एनर्जी ही पढ़ना है, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ही पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी डेवलप होता है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहा मैंने स्टूडेंट? ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी डेवलप होता है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो मोशन में है उनमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होता है, इसलिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए ये आप हैं और ये एक बड़ा सा बॉल है, और हम दो कंडीशन एज्यूम करते हैं। एक कंडीशन में जब आप चलते हुए आते हैं और इस बॉल से टकराते हैं तो ये बॉल डिस्प्लेस्ड हो जाता है। ये बॉल क्या होता है? डिस्प्लेस्ड हो जाता है। लेकिन दूसरे कंडीशन में जब आप दौड़ते हुए आते हैं, जब आपका स्पीड ज़्यादा होता है और जब आप इस बॉल से टकराते हैं तो ये बॉल बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हो जाता है, इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? तो जब आप
चल के आ रहे थे तो आपका स्पीड क्या था, कम था, इसलिए आप में क्या था, काइनेटिक एनर्जी कम था, इसलिए ये बॉल क्या हुआ, कम डिस्प्लेस्ड हुआ। लेकिन जब आप दौड़ते हुए आ रहे थे तब आप में क्या था, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, जिसकी वजह से जब आप इस बॉल से टकराए तो ये बॉल क्या हुआ, ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हुआ। यानी किसी बॉडी के स्पीड पे उसका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। अगर उस बॉडी का स्पीड ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर उस बॉडी का स्पीड कम है तो उसमें कम काइनेटिक एनर्जी होगा। अब काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होगा जिसके वजह से उस बॉडी ने वेलोसिटी एक्वायर किया था, उस वेलोसिटी को एक्वायर किया। यानी उस वेलोसिटी को एक्वायर करने के लिए जो उस पर वर्क डन किया गया, काइनेटिक एनर्जी उसी के बराबर होगा। तो चलिए अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का मास m है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और उसका फाइनल वेलोसिटी v है और उस पर a एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। अब स्टूडेंट हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और हमें ये भी पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और अगर हम फोर्स का ये वैल्यू वर्क डन के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा W इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके यहाँ s का वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से s का अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2a इस तरफ आ जाएगा तो 2a। और ये s का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमें क्या मिलेगा, वर्क इज इक्वल टू 1/2 मास मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर हम मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में था, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यू के जगह 0 पुट करेंगे तो हमें वर्क डन का क्या फॉर्मूला मिलेगा, W इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट ये वर्क हमें पता चल गया कि किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी एक्वायर करने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। अब क्योंकि वर्क बराबर है किसके, काइनेटिक एनर्जी के, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम हर एक क्वेश्चन का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ में ही वो उसके मास पे भी डिपेंड करेगा। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को हाफ कर देते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम देखें तो किसी ऑब्जेक्ट के अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को हाफ कर देंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो स्टूडेंट किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन के वजह से, उसके कॉन्फ़िगरेशन या शेप की वजह से जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होता है उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहा मैंने स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन या शेप की वजह से जो एनर्जी उसमें स्टोर्ड होता है, उस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होता है, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब ये हर ऑब्जेक्ट में होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, कहीं पे रखा हुआ है, फिर भी उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो फिर भी आप पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, आप में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। आप आराम कर रहे हैं फिर भी आप में पोटेंशियल एनर्जी होगा। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इस स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने पे ये क्या होगा, ये इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम स्ट्रेच करना छोड़ देते हैं, हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं, ये स्प्रिंग वापस से अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है जिस पोजीशन में वो पहले से था। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसे खींचने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया, बट इसे कंप्रेस करने के लिए, वापस उस पोजीशन में ले जाने के लिए हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, फिर भी ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन में कैसे चला गया।
स्टूडेंट यहाँ पे हमने इस स्प्रिंग को खींचने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए फोर्स अप्लाई किया, बट इसे अपने इनिशियल पोजीशन में ले जाने के लिए हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, फिर भी ये अपने इनिशियल पोजीशन में चला गया क्योंकि इस स्प्रिंग में पहले से एनर्जी था और वो एनर्जी कौन सा था, पोटेंशियल एनर्जी था, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग वापस से अपने इनिशियल पोजीशन में चला गया क्योंकि इसके पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था। इसके पोजीशन की वजह से कौन सा एनर्जी इसमें था, पोटेंशियल एनर्जी था, जिसकी वजह से ये वापस से अपने इनिशियल पोजीशन में चला गया। ठीक उसी तरह आर्करी में भी हम एरो को इस स्ट्रिंग से फंसाकर पीछे की तरफ खींचते हैं, इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं पीछे की तरफ, और जैसे ही हम इस स्ट्रिंग को खींचना बंद कर देते हैं, इस फोर्स को लगाना बंद कर देते हैं, ये स्ट्रिंग वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे चला जाता है और इस वजह से एरो क्या होता है, आगे की ओर बढ़ जाता है, छूट जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, इस स्ट्रिंग को खींचने के लिए तो हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, बट इस स्ट्रिंग को वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे ले जाने के लिए हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। फिर ये स्ट्रिंग कैसे अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया, इसके पास अपने इनिशियल पोजीशन पे जाने का एनर्जी कहाँ से आया? तो ये एनर्जी उसके उस बॉडी में पहले से ये स्टोर थी, इस स्ट्रिंग में पहले से ये स्टोर थी, और वो एनर्जी कौन सा था, वो इसका पोटेंशियल एनर्जी था, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, स्ट्रिंग अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे हो, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो स्टूडेंट हमें पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तब उसका एनर्जी इंक्रीज होता है, और जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा जिसे हम ग्रेविटेशनल पुल कहेंगे, और वो ग्रेविटेशनल पुल किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तब हमें इस ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किसके बराबर होगा, वो वर्क बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। अब फोर्स यहाँ पे किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर है, जितने हाइट तक इसे उठाया गया है, जितने हाइट तक इसे रेज किया गया है उसके बराबर है, यानी h के बराबर है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मल्टीप्लाइड बाय इसका हाइट। और यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर होगा स्टूडेंट, तो वर्क डन बराबर होता है एनर्जी के, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा किसके, mgh के। तो किसी भी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, mgh के बराबर होगा। और ग्रेविटी के वजह से जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा उन दोनों के बीच के वर्टिकल हाइट्स पे, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के हाइट पे, ना कि उस पाथ पे डिपेंड करेगा जिससे होकर वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ हो। जैसे कि पहले ऑब्जर्वेशन में ये ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है, जबकि दूसरे ऑब्जर्वेशन में ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट करते हुए, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हुए अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है। बट वर्क डन के लिए हम इस पाथ को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का हाइट कंसिडर करेंगे, और उसी पे हमारा क्या होगा, वर्क डन डिपेंड करेगा। स्टूडेंट अगर हम किसी वर्क को दो लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो हम देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्गर पर्सन है वो उस काम को रिलेटिवली कम टाइम में पूरा कर लेता है, जबकि जो वीकर पर्सन है वो उसी सेम वर्क को पूरा करने में उस स्ट्रॉन्गर पर्सन के रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर पर्सन है उसका स्पीड ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा है वीकर पर्सन के रिस्पेक्ट में, और जो वीकर पर्सन का स्पीड ऑफ डूइंग वर्क है वो स्ट्रॉन्गर पर्सन के रिस्पेक्ट में कम है। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर पर्सन के पास ज़्यादा पावर है और वीकर पर्सन के पास क्या है, कम पावर है। यानी पावर क्या मेजर करता है, आपके स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, यानी आप कितना फास्ट और स्लो कोई वर्क कर रहे हैं वो मेजर करता है पावर। यानी पावर को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर, यानी किसी टाइम इंटरवल में कोई बॉडी कितना वर्क कर रहा है वही उस बॉडी का क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। और अगर हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में कहें तो कोई बॉडी किसी टाइम इंटरवल में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है वही वो उस बॉडी का क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। यानी पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होगा, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे W अपॉन T से।
अब वर्क का जो यूनिट होता है वो वॉट होता है इन द ऑनर ऑफ जेम्स वॉट। जेम्स वॉट के सम्मान में हम वर्क का जो यूनिट है उसे वॉट लिखते हैं और उसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब वर्ड का क्या मतलब है स्टूडेंट? तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे किसी बॉडी पे 1 जूल पर सेकेंड वर्क करते हैं, 1 जूल का वर्क पर सेकेंड करते हैं, तब हम कहेंगे कि हमारा जो पावर है वो 1 वाट के बराबर है। अब जो पावर का लार्जर यूनिट है वो 1 किलो वाट होता है और 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट्स होता है। अब किसी एजेंट का पावर टाइम के साथ वेरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि एजेंट का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एजेंट पहले के कुछ सेकेंड तक फास्ट वर्क करता है, यानी उसका स्पीड ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा होता है, और फिर बाद के कुछ सेकेंड तक उसका जो स्पीड ऑफ डूइंग वर्क है वो स्लो है, वो कम काम कर रहा है, ज़्यादा टाइम में कम काम कर रहा है। यानी जो उसका स्पीड ऑफ डूइंग वर्क है वो डिफरेंट टाइम इंटरवल में वेरी कर रहा है, उसका स्पीड ऑफ डूइंग वर्क वेरी कर रहा है, इसलिए उसका जो पावर होगा वो भी क्या होगा, वेरी करेगा। इस कंडीशन में हम उस एजेंट के लिए, उस बॉडी के लिए एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, और एवरेज पावर इज इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी कंज्यूम अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी बॉडी, किसी एजेंट का। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली कहता क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एनर्जी को हम केवल कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम केवल क्या कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और ट्रांसफॉर्मर के पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, हम वाटर को रिजर्वायर में स्टोर कर लेते हैं, और वाटर के इस स्टोरेशन की वजह से वाटर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। और जब हम वाटर को रिलीज करते हैं कंट्रोल गेट के थ्रू, जब हम वाटर को रिलीज करते हैं, फ्लो करवाते हैं वाटर का, तो ये वाटर मोशन में आ जाता है, और मोशन की वजह से वाटर का ये पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वाटर को हम टरबाइन पे फ्लो करवाते हैं तो टरबाइन रोटेट करने लग जाता है, और टरबाइन के इस रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी जनरेटर के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफार्मर के थ्रू हम आगे भेज देते हैं। हमने क्या किया, हमने वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को फ्लो करवाया, और उस फ्लो की वजह से वाटर का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उस काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन के थ्रू हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफार्मर के थ्रू हमने आगे भेज दिया। और जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे यहाँ आता है तब हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब के थ्रू कनेक्ट करके उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं लाइट एनर्जी में। और उसी सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम फैंस जब कनेक्ट करते हैं तो वो सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो फैन क्या होता है, रोटेट करने लग जाता है, और रोटेशन क्या है, मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है। यानी हमने सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, और उसी सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। पहले हमने क्या किया, वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, और उस काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब के थ्रू हमने कन्वर्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया लाइट एनर्जी में, और फिर फैन के थ्रू हमने उसे कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक इसी तरह जो जनरेटर होता है फ्यूल से चलने वाला जनरेटर, उसमें क्या होता है, उस फ्यूल को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, उस फ्यूल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, और उस मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर सेम तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, बल्ब के थ्रू लाइट एनर्जी में, और फैन के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि हम एनर्जी को केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, हम ना तो इसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वैलिड है हर सिचुएशन के लिए, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हर तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक और इंपॉर्टेंट बात कहता है, वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो एनर्जी होगा, जो टोटल एनर्जी होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो चलिए अगले स्लाइड में हम एक एक्सपेरिमेंट से देख लेते हैं कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है ट्रांसफॉर्मेशन के पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, क्या जो एनर्जी होता है वो सेम होता है या नहीं होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करने के लिए हम एक बॉल को कुछ हाइट से फॉल करवाते हैं और उस बॉल के 3 ऑब्जर्वेशन लेते हैं। एक, जब बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन पे होता है, दूसरा जब बॉल ग्राउंड पे पहुंच जाता है, और तीसरा वो अपने मोशन के थ्रू कहीं बीच में एक ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं। और इन तीनों सिचुएशन में हम बॉल का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि इसका मैकेनिकल एनर्जी इन तीनों सिचुएशन में सेम है या नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले इस बॉल का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्योंकि अपने इनिशियल पोजीशन पे है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। और इसका अगर इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा mgh के। अब हम मैकेनिकल एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू mgh के बराबर, यानी मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होगा, mgh के बराबर। यानी इस बॉल के पहले सिचुएशन में जो इसका मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके बराबर है, mgh के बराबर है। अब हम देखते हैं इसके दूसरे सिचुएशन में क्या हाल है इसका। तो दूसरे सिचुएशन में हम इस बॉल का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर होता है। इस सिचुएशन में हमें इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नहीं पता है, तो हम इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन की जगह पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि ये जो वॉल है वो अंडर ग्रेविटी फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। अब इसका एस क्या होता था, एस एच हाइट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आने में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स के बराबर है। यानी जो हम, और इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर, यानी जो हमारा वी स्क्वायर हो जाएगा वो 2gx के बराबर हो जाएगा। और ये जो 2gx का वैल्यू जब यहाँ पे वी स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें जो काइनेटिक एनर्जी का टोटल वैल्यू मिलेगा वो mgx के बराबर मिलेगा। अब हम इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है। तो यहाँ पे इसका जो हाइट होगा वो, यहाँ पे टोटल हाइट इसका h है। अब ये h डिस्टेंस पहले ही ट्रेवल कर चुका है, तो ग्राउंड से इसका जो हाइट होगा h माइनस एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे h का जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो mg h माइनस एक्स होगा, और फिर ये mg मल्टीप्लाई होगा एक बार h से और एक बार x से, तो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल वैल्यू मिलेगा वो mg h माइनस mg x होगा। अब हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करके मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं इस सिचुएशन के लिए। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारा mgx के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgs माइनस mgx के, तो यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट करेंगे। अब हम देखते हैं कि mgx प्लस में है और mgx एक माइनस में है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें मैकेनिकल एनर्जी का फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा, mgh के बराबर मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन में और जब ऑब्जेक्ट बीच में कहीं होता है, तो इन दोनों पोजीशंस में अभी तक जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। अब हम देख लेते हैं इस ऑब्जर्वेशन के लास्ट इस बॉल के लास्ट ऑब्जर्वेशन को। लास्ट ऑब्जर्वेशन में इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हमें फिर से इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन फिर से होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा, क्योंकि
अब ये टोटल हाइट ट्रैवल कर चुका है तो ये h के बराबर हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है तो वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2h के बराबर हो जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी के इस फार्मूले में हम वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू हमें mgh के बराबर मिलेगा। अब हम इस सिचुएशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है। अब क्योंकि इसका जो हाइट है वो इस समय क्या है, 0 है, क्योंकि ये ग्राउंड पे आ चुका है तो इसका जो हाइट है वो क्या है, 0 है। तो 0 है तो इसका जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में हम इसका मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करने पे हमें mgs प्लस 0 मिलेगा, और तो मैकेनिकल एनर्जी का जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगा वो mgh के बराबर में। तो जब हमने एक बॉल को एक हाइट से रिलीज किया तब इन तीनों सिचुएशन के लिए इस बॉल का मैकेनिकल एनर्जी mgh के बराबर है। यानी इन तीनों सिचुएशन में ना तो इस बॉल का मैकेनिकल एनर्जी बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। यानी यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव होता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्मेशन से पहले या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसका जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ना बढ़ेगा और ना घटेगा। स्टूडेंट्स, अभी तक हम एनर्जी को जूल और किलो जूल में मेजर करते आए हैं, बट जूल और किलो जूल में एनर्जी के लार्ज क्वांटिटीज को मेजर करना बहुत ही इनकन्वीनियंट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए एनर्जी के लार्ज क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे किलोवाट आर कहा जाता है, और इसे हम KWH से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन ये होगा कि इस किलोवाट आर का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि एक मशीन है जो 1000 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम करता है, 1000 जूल एनर्जी पर सेकेंड यूज करता है, और अगर वो मशीन कंटिन्यूअसली 1 आवर तक वर्क करे तो उसके थ्रू जो एनर्जी यूज होगा, उसके थ्रू जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो 1 किलो वाट आर के बराबर होगा। यानी 1 किलो वाट आर बराबर होगा 1 किलो वाट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर के, और 1 किलो वाट बराबर होगा किसके, 1000 वाट के। और अगर हम इस 1 आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो इसका जो वैल्यू हमें मिलेगा वो 3600 सेकेंड्स के बराबर होगा। और अगर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 36 लाख जूल के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ जूल के। और यही 1 किलो वाट आवर क्या होता है, हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। Thank you very much for watching. If my work is profitable for you, please like it and subscribe to my channel for further notification. And please share this video to your friends and classroom so that he can also get some profit from it. Thanks a lot.